हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, ये जो पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो बुक है हमारी, उसकी सीरीज का आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और इसमें मैं आपको समझाऊंगी एक एक चैप्टर को बड़ी इजीली और क्विकली हम समझते हैं। तो देखिए, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर जो हमारा है वो क्या है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, किसी भी जगह आप जाते हो, आप स्कूल जाते हो, वहां पे आपके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। किसी भी एरिया के अपने रूल्स होते हैं ना, वैसे ही कंट्री के भी कुछ रूल्स होते हैं। भाई कंट्री कैसे चलेगी, अपने सिटीजन्स कैसे रहेंगे, कैसे क्या काम होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आम भाषा में समझाया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल बुक ऑफ एनी कंट्री। रूल बुक, ठीक है, रूल बुक ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश की जो रूल्स की बुक होती है या रूल का किसी भी डॉक्यूमेंट होता है, भाई किसी का एक डॉक्यूमेंट है, किसी की बहुत बड़ी किताब है, तो उसको क्या कहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। भाई इंडिया के पास भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। भाई बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है। लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, ठीक है। तो इसी के बारे में हमें यहाँ पर समझना है, पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमारे चैप्टर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन है और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो इस पूरी बुक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सोसाइटी के लिए क्या करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर कैसे दी गई है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्हाट वाज द वे इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि नाम ही चैप्टर का क्या है, वाई। भाई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों बन गई, और दूसरा है हाउ, कैसे बना गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर रूल्स नहीं होंगे, अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, अगर तुम पे जैसे घर वाले अगर कंट्रोल ना करे तो तुम्हारी मर्जी है, तुम कभी भी कहीं पे भी जाओ। भाई बच्चे एक रूल्स के अंदर ही तो बंधे होते हैं। या फिर अगर कोई भी सोसाइटी में रूल नहीं होगा, कोई किसी का भी मर्डर करके चला जाएगा, भाई कोई है ही नहीं रूल रेगुलेशन, कोई कुछ भी करेगा सोसाइटी में। इसीलिए वाई कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सोसाइटी को एक अच्छे तरीके से चलाना है ना, तो उस तरीके से चलाने के लिए भाई अगर किसी के साथ गलत होता है तो एटलीस्ट हमारे ऊपर भाई पुलिस से हम कंप्लेंट कर सकते हैं, लॉ का डर है ना लोगों को। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वो हम आगे अभी देखेंगे, ठीक है। एक एक करके हम इस तरीके से इस सारी चीजों को कवर करते हुए यहाँ चले जाएंगे। सबसे पहले व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, यहाँ पे बेसिक चीजें हैं जो आपको अपनी मर्जी से समझने की जरूरत है, ठीक है। जरूर नहीं है कि आप बुकिश लैंग्वेज हो भाई वही करेंगे तब। अब बताओ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रूल बुक। क्या होती है भाई, आपकी जो जितने भी कंट्री के रूल होंगे उसकी किताब जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है सोसाइटी में, क्यों क्यों जरूरत है भाई कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आंसर इसका कुछ डिफिकल्ट नहीं है, क्या है, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन से फर्स्ट भाई क्यों जरूरत, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, पहला पॉइंट ये बन गया आपका आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। कोऑर्डिनेशन मतलब कि लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन, के भाई अगर देखो सपोज दैट अगर कोई रूल नहीं होगा तो ट्रैफिक लाइट कोई भी तोड़ के चला जाएगा ना, ठीक है। अगर रेड लाइट नहीं होगी कोई कहीं से भी गिरेगा, मतलब एक तरीके से भिड़ जाएगा। तो वही है कि कोऑर्डिनेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, रूल्स। तो कंट्री में भी हर काम को करने के लिए, हर चीज को करने के लिए जो एक कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, और अश्योरेंस है कि भाई हाँ वो काम हमारा होगा, हमारे ऊपर गवर्नमेंट बैठी है, वो सब कौन दे रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे दे रहा है। तो अगर हम यही पे बात करें कि चलो आप इमेजिन कर लो अपने आप को कि भाई एक ग्रुप है, अगर वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है और उसमें क्या है, डिफरेंट रिलीजन के लोग रह रहे हैं, जैसे हिंदू रह रहे हैं, मुस्लिम रह रहे हैं, क्रिश्चियन रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, ठीक है। कोई एक रिलीजन का तो नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कोई रिलीजन ही नहीं है, ठीक है। अब ये इतने वेराइड हैं तो भाई ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। सब डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से है, ठीक है, सबको अलग अलग शौक होंगे, सबके अलग अलग टेस्ट होंगे, तो सबको एक साथ रखना है। तो भाई अगर चार बर्तन है तो खड़केंगे है ही। तो अगर सबको एक साथ रखना है तो कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई कैसे ये साथ में रहेंगे, इनके पीछे प्रॉपर्टी के झगड़े होंगे, स्कूल भेजने के झगड़े होंगे, पता नहीं क्या क्या झगड़े होंगे। तो उन सब झगड़ों से बचाने के लिए यहाँ पर हमें एक दूसरे का कॉपरेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। भाई सब लोग अच्छे से साथ में मिलके भाई साथ में रहें, साथ में मिलके काम करें। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स जब होंगे ना तब ये सारी चीजें साथ में होंगी। भाई आज हर चीज के लिए रूल्स है हमारे यहाँ पे, तो वो रूल्स किस वजह से, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है।
अगर वो ना हो तो भाई एक दूसरे को इंसान क्या करे, परेशान करता हुआ यहाँ पे चले जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि जो सब साथ में रह रहे हैं वो क्यों रह रहे हैं, क्योंकि सब कोई ना कोई बेसिक रूल पे अग्री है। सब अग्री है कि भाई चोरी करना गलत बात है, सब अग्री है इस बेसिक रूल पे कि ट्रैफिक लाइट को फॉलो करेंगे, येलो पे क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा जो है धीमा कर लेंगे और रेड पे रुक जाएंगे। अगर सब फॉलो ही नहीं करेंगे तो फिर ऐसे कोई भी कंट्री चल ही नहीं पाएगी। तो ये क्या है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रूल बने, कोऑर्डिनेशन दिया है और सब उन बेसिक रूल्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए क्या है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन यही सब चीजों को क्या करता है, बताता है। तो एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर सिंपली। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर कोई भी बेसिक रूल्स यहाँ पे नहीं हो तो सभी इंडिविजुअल थोड़े इनसिक्योर हो ना अपने अंदर के, यार उनका ग्रुप कैसे काम करेगा, उनका ग्रुप कैसे चलेगा, उनके लिए कोई है ही नहीं। लेकिन जब पता है कि ऊपर क्या बैठी हुई, गवर्नमेंट बैठी हुई है और वो गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी, भाई इतनी फैसिलिटी दोगे कि मिनिमल कोऑर्डिनेशन, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन तो बचा रहे। तो इसीलिए ये पहली चीज है कि हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। तो पहला फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स, हमें कुछ बेसिक रूल्स देता है जिससे मिनिमल कोऑर्डिनेशन मेंबर ऑफ सोसाइटी के बीच में बना रहता है। अच्छा, मिनिमल कोऑर्डिनेशन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो अभी भी चोरियां हो रही हैं, अभी भी जो मर्डर हो रहे हैं, अभी भी कई सारी चीजें हो रही हैं, अभी भी लोग ट्रैफिक राइट होते हैं, लेकिन एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन तो बना है ना, मतलब एक हमें पता है रूल्स हैं और कम से कम लोग तो उसको फॉलो कर ही रहे हैं। तो पहली चीज के व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका पहला फंक्शन क्या हो गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक रूल्स देता है सोसाइटी में, जिससे लोगों के बीच एटलीस्ट मिनिमल कोऑर्डिनेशन तो सोसाइटी में क्या रहे, बना रहे। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो, बड़ा ही इजी चैप्टर है, बड़े ही इजी से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा, पहली चीज, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या दे रहा है, बेसिक रूल दे रहा है और इन बेसिक रूल से मिनिमल कोऑर्डिनेशन बन रहा है। अब ये रूल तो दे रहा है, लेकिन अगर ये रूल दे रहा है तो भाई किसी ना किसी को तो पावर दी होगी ना कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि भाई कोई, किसी से तो हम डर रहे हैं, पुलिस से डर रहे हैं, इससे डर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो होगा जो ये रूल हमारे लिए जो है लागू करवाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, अगर हम बात करें, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बॉडी है, मतलब कुछ सिद्धांत हैं, कुछ रूल्स हैं जो जिसके अकॉर्डिंग सोसाइटी को चलना है, मतलब जिसके अकॉर्डिंग एक स्टेट क्या होती है, एक स्टेट बनती है और एक स्टेट क्या है, चल रही होती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री क्या है, चल रही है। ठीक है, तो अब वो जो कंट्री चल रही है, अब वो कंट्री चलेगी कैसे, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को किसी ना किसी को तो पावर देनी पड़ेगी ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, बेसिक अलोकेशन ऑफ पावर, अलोकेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, बेसिक पावर, अलोकेशन मतलब देना, कि पावर प्रोवाइड करता है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, कि कौन लॉ बनाएगा, क्योंकि भाई लॉ तो किसी को बनाने पड़ेंगे ना, कौन लॉ बनाएगा, किसको किस तरीके से, मतलब अगर हम बात करें अगर कोई भी गलती हो जाती है तो भाई कौन सजा देगा, कैसे, ये सारे आंसर कि भाई कौन डिसाइड करेगा। जैसे देखो हर सिस्टम में कुछ ना कुछ होता है। अगर हम मोनार्कियल, देखो अगर हम स्कूल की बात करें, अगर सिंपल से एग्जांपल, स्कूल में भाई डायरेक्टर प्रिंसिपल डिसाइड करेंगे क्या होना है, कोई कंपनी है तो वहां के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, कोई होटल है भाई, वहां मैनेजमेंट होता है, वो डिसाइड करेगा, आपका घर है तो आपके मम्मी पापा डिसाइड करेंगे। वैसे एक कंट्री में जैसा सिस्टम होता है वहीं पे वैसे वैसे लोग जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि आखिरकार यहाँ क्या होना चाहिए। तो अगर किसी सिस्टम में, मोनार्कियल सिस्टम है, मोनार्कियल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि भाई राजा रानी का रूल है, राजा रानी का है, तो जो मोनार्क होगा, जो राजा होगा, वही डिसाइड करेगा कि भाई उस जगह पे क्या होना चाहिए। जैसे अगर कुछ कंट्रीज में किसी एक ही पार्टी की चलती है, जैसे सोवियत यूनियन पहले था, यूएसएसआर एक कंट्री थी सबसे बड़ी, वहां पे क्या है, एक ही पार्टी की चलती है, तो वही डिसाइड करेगी। तो हर जगह पे एक चीज होती है जो डिसाइड करते हैं। वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट, जो लोकसभा राज्यसभा होता है ना, आपका प्रेसिडेंट होता है भाई, पूरी संसद होती है, उसके पास लॉ बनाने की यहाँ पे पावर है और वही डिसाइड करती है कि भाई सोसाइटी कैसे चलेगी, सोसाइटी में सब ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई वही लॉ बनाएगी। तो क्या समझ में आ रहा है कि सेकंड फंक्शन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। ये सोसाइटी में
कौन किसके पास पावर होगी, ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, बताता है कि भाई कौन सोसाइटी में डिसीजन ले पाएगा। और जो हमने पहले पॉइंट में बात की कि भाई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन वो बेसिक रूल बनाता है जिससे सोसाइटी चले, तो वो बेसिक रूल आखिरकार कौन यहाँ पे बनाएगा, कौन डिसाइड करेगा, तो किसको हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कौन डिसाइड, गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, एक गवर्नमेंट बनाई जाएगी जो क्या करेगी, जो जिसके पास ये पावर होगी कि वो डिसीजन लेगी कि सोसाइटी में क्या गलत है, भाई किसको सजा मिलनी चाहिए, और कोऑर्डिनेशन बना के रखेगी। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, वाई डू वी, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है हमारे चैप्टर में कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, तो पहली चीज बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन क्या है, वो हमें बेसिक रूल्स प्रोवाइड करेगा जिससे मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। देन वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि क्या हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की इसीलिए जरूरत है क्योंकि ये स्पेसिफाई करता है पावर को कि भाई किसके पास जिम्मेदारी होगी, और ये क्या बनाता है, गवर्नमेंट को बनाता है जिससे कि कंट्री अच्छे से चले। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, रूल्स भी बना दिए, गवर्नमेंट को पावर दे दी। लेकिन अब तीसरी कि भाई क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, इसीलिए कि भाई अगर पावर गवर्नमेंट को सारी दे दी तो गवर्नमेंट तो मिसयूज करने लगेगी ना। किसी भी व्यक्ति किसी को भी अगर हम बहुत ज्यादा पावर यहाँ पे दे देते हैं तो वो उसका क्या उठाने लगता है, गलत फायदा यहाँ पे कोई भी उठा सकता है। तो क्या होता है, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पावर ही नहीं देता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट भी करता है पावर गवर्नमेंट की, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। वरना कोई भी गवर्नमेंट क्या कर ले, कोई भी गवर्नमेंट हमको क्या करके चली जाए, हमें लूट के चली जाए, ठीक है, कोई भी लोग हमें लूट ले, ठीक है। तो इसीलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी दे रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट भी करता है, मतलब मना भी करता है, मतलब कि बंदिशें भी लगाता है गवर्नमेंट के ऊपर, इंसान के ऊपर, कि वो क्या ना कर पाए, वो आपका यहाँ पर मिसयूज नहीं कर पाए। तो यहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट आ जाए, ठीक है, पहले तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी हमने बताई है, पर हमने गवर्नमेंट को पावर दे दी और गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक ही रिलीजन को माना जाएगा, एक ही धर्म को माना जाएगा, बाकी कास्ट के लोगों को हटा दो, एक ही तरीके के सब कुछ हो जाएगा। तो ये तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पावर का मिसयूज करने लगी थी, और ये तो अनफेयर हो जाएगा सबके सब। इसीलिए व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका तीसरा फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर गवर्नमेंट को पावर दे रहा है तो गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट भी लगाता है। ठीक है, कि सेट टू सम लिमिट ऑन गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन सिटीजन, कि सिटीजन्स पर गवर्नमेंट क्या 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 कह सकते हैं, थोप सकती है, उन सब चीजों पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लिमिट यहाँ पे लगाता है। और ये लिमिट ही क्या होती है, ये लिमिट आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास मतलब तोड़ना उसको, ठीक है, तो इस उल्लंघन करना, मतलब ये क्या है कि ये लिमिट फंडामेंटल होती है, बेसिक होती है, कि गवर्नमेंट इनको ट्रेसपास नहीं कर सकती। इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। तो पहला कि एक संविधान की जरूरत है जिससे बेसिक रूल्स तो हो सोसाइटी में, जिससे मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना रहे। सेकंड, भाई कौन स्पेसिफाई, गवर्नमेंट को पावर भी तो देनी पड़ेगी, तभी तो वो रूल को बनवा पाएगा, यहाँ पे लागू करवा पाएगा। और तीसरा, गवर्नमेंट को पूरी पावर नहीं देनी, लिमिट द पावर, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है। और फिर जब यहाँ पे हम पावर की बात कर रहे हैं तो ये पावर देंगे किसके लिए, तो ये पावर दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कि भाई सिटीजन अच्छे से रहे, कि भाई इस इंडिया में, अगर मैं इस इंडिया की बात कर रही हूँ तो इस इंडिया में हमारे नागरिक सिटीजन अच्छे से रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा फंक्शन है एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ अ सोसाइटी, सोसाइटी के जो गोल है, सोसाइटी के जो एस्पिरेशन है उसका ध्यान रखना, ठीक है। अब जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करते थे ना, ज्यादातर वो सिर्फ कहां तक लिमिट रहते थे कि भाई डिसीजन मेकिंग पावर बना दो, ठीक है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर दो। लेकिन 20th सेंचुरी में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बने, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, मतलब एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जो गवर्नमेंट को ऐसा करता है कि भाई गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग, कि भाई सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव चीजें कर पाए, क्योंकि ये जो इंडिया है वो लोगों से बना है। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए, लोगों के लिए है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट को ये भी कहता है कि भाई लोगों के एस्पिरेशन और गोल्स को क्या करें, सुन सके। तो इसीलिए अगर हम बात करें सोसाइटी में तो इनइक्वालिटी होती है, पर उस इनइक्वालिटी पे क्या करेंगे, चेक करने के लिए, मतलब वहां पे किसी के साथ गलत नहीं हो रहा, लोगों की सुनी जाए, लोगों के अरमान पूरे हो, इन सब चीजों के लिए क्या होता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर रूल्स बनाता है। तो इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है दैट इज फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर जैसे कास्ट तो है, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाता है भाई, रूल ऐसे बनाता है कि भाई कास्ट ना हो, तो इंडिया
सिटीजन हमेशा क्या करते हैं, एस्पायर करते हैं, मतलब हमेशा ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो कास्ट सिस्टम से क्या हो, कास्ट सिस्टम से पूरी तरीके से छुटकारा पाले। तो इफ दिस इज अवर सोसाइटी एस्पिरेशन, अगर ये सोसाइटी की एस्पिरेशन है कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इस तरीके के नियम बनाती है जिससे ये गोल अचीव हो पाए। मतलब लोगों की एस्पिरेशन को सुनना भी कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। अब देखो कितने हद तक कोई चीज हो रही है नहीं हो रही है वो बात की बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हमें दे रहा है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका है, वहां रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमेशा से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने वहां ऐसे लॉ बनाए जिससे कि ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ये रंग भेद है, नस्ल भेद है, ये पूरी तरीके से क्या हो जाए, ये पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूशन सोचता है। तो जो फ्रेमर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी, उन्होंने भी हमारी सोसाइटी को क्या बनाया कि भाई अच्छा करने की यहाँ कोशिश की कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिले, तो फंडामेंटल राइट डाले, कई सारे राइट है जो आपको एजुकेशन के लिए मिले हुए हैं, ठीक है, मिड डे मील जैसी स्कीम है, या लोगों को क्या देना कि महिलाओं को रिजर्वेशन जैसी चीजें देना, जिससे क्या हो, सोसाइटी बहुत ज्यादा क्या करे यहाँ पर, सोसाइटी बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रो करे, ठीक है। तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे प्रियम्बल है हमारा, जो इंट्रोडक्शन होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि भाई उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि हमें इक्वालिटी होनी चाहिए, हमें जस्टिस होनी चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन के पास। अगर फंडामेंटल राइट आगे जब हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी हमसे छीनता है तो हम उसके लिए कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। डीपीएसपी है जिससे गवर्नमेंट क्या है, हमारे लिए अच्छे नियम कायदे बना सकती है। तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो चौथा फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, चौथा फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है कि गवर्नमेंट को इतनी इनेबल करे कि वो लोगों की और सोसाइटी की एस्पिरेशंस को क्या कर सके, एस्पिरेशंस को यहाँ सोसाइटी की फुलफिल कर सके और लोगों को जस्टिस, सोसाइटी में जस्ट सोसाइटी में तो जस्टिस दिला सके, न्याय दिला सके। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा फुलफिल हो जाता है कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। तो चार फंक्शन है मेजर मेजर कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला बेसिक रूल देना जिससे मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना रहे। दूसरा फंक्शन क्या है भैया, तो दूसरा फंक्शन है कि बेसिक रूल तो ठीक है, पर बेसिक रूल के साथ कि भाई गवर्नमेंट को पावर देना जिससे वो रूल्स को क्या करवा सके, फॉलो करवा सके। तीसरा, गवर्नमेंट को इतनी पावर भी नहीं देनी है तो लिमिट भी करनी है गवर्नमेंट की पावर को। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो अपने लोगों के लिए है, तो एस्पिरेशन के भाई गवर्नमेंट को पावर देना कि वो लोगों के एस्पिरेशन को भी समझ सके, ठीक है। अब ये थे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, तो इन फंक्शंस के अलावा भी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरी क्योंकि ये हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या दे रहा है, फंडामेंटल आइडेंटिटी दे रहा है। मतलब देखो एक बहुत अच्छा फील आता है कहने में कि हम इंडियन हैं, ठीक है। अगर आप इंडियन ना हो, किसी भी कंट्री के ना हो, तो कहां भटकोगे। तो एक जो आइडेंटिटी है जो आपको सेफ फील कराती है, आपको इस कंट्री में रहने के लिए एलिजिबल बनाती है, वो जो एक आइडेंटिटी है आपकी, भाई आपका नाम आपके साथ है, आपकी स्टेट आपके साथ, लेकिन आप किस कंट्री से हो, वो जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो किसके थ्रू दी जाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही दी जाती है। फाइनली पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, हमें एक फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है, मतलब एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, जिससे हम बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपना माने, हमारी कंट्री को अपना माने, मतलब पीपल जो है वो कलेक्टिव एंटिटी है, जो ठीक है, जो किसके थ्रू आए हैं, वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही आए हैं। मतलब हमारी आइडेंटिटी इंडियंस अगर हम हैं तो इंडियंस के लिए बेसिक रूल जो है, बेसिक रूल जो सेट किए हैं वो सब लोग मानेंगे, वो सब लोग उस रूल के अंदर रहेंगे और वो उसी के अंदर हंसी खुशी क्या करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे। तो ये सब कौन दे रहा है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ठीक है। तो बेसिक, जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बेसिक, ठीक है, नॉर्म्स, हमारे बेसिक हमारे रूल्स बनाता है, ठीक है, तो ये सब हम किसके अंदर बंधे हुए, पॉलिटिकल आइडेंटिटी के अंदर बंधे हुए, क्योंकि पॉलिटिकली तो है सब हमारे पास। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी आइडेंटिटी देता है। एक तो क्योंकि हम इंडियन हैं, ठीक है, तो हमारे लिए कुछ बेसिक रूल है, हमारे लिए कुछ कायदे कानून बनाए हुए, तो ये सब क्यों हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है जो है हम इंडियंस, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या करता है, एक तरीके से हर इंसान की सुन रहा है, हर इंसान को क्या कर रहा है, एक तरीके से हमारे हर सिटीजन के लिए कुछ ना कुछ उसकी एस्पिरेशन है, गोल है, उसकी फ्रीडम है, उसको सुना जा रहा है और वो किसी भी रेस्ट्रिक्शन के अंदर नहीं है। जो इंसान को जो भी करना है वो किसी अथॉरिटी के अंदर नहीं है कि भाई उसको राजा की बात माननी है। तो एक तरीके से हमारी डिग्निटी को भी मेंटेन कर रहा है, तो एक हमें मोरल आइडेंटिटी भी दे रहा है कि हम खुलेआम घूम सकते हैं। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, ठीक है।
हम एक दूसरे की हर सेंस में क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इवन गवर्नमेंट भी इस प्रोसीजर को क्या करती है, मानती है। मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक इन रिस्पेक्ट, मोस्ट क्लेम टू प्रोटेक्ट द बेसिक राइट ऑफ सिटीजन। अब ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट है, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर डेमोक्रेसी में ही मिलती है, जिसमें क्या, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों की सरकार, जहां लोग क्या करते हैं, जहां लोग अपनी मर्जी से अपना लीडर चुनते हैं और आराम से रह रहे होते हैं। देखो मोनार्की, राजा का रूल है, वहां आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, राजा जो बोले वही करना है। वन पार्टी सिस्टम में भी यही होता है कि भाई जो वन पार्टी बोलेगी वो करना है। डिक्टेटरशिप में भी होता है भाई, जैसे किम जोन को आपने देखा है कि भाई एक इंसान सब पे रूल कर रहा है। पर डेमोक्रेसी ही एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जहां गवर्नमेंट आपकी सुनती है, जहां आपकी एक आइडेंटिटी होती है। तो हर कोई अब क्या करना चाहता है कि भाई यहाँ पर मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी को ही अपनाना चाहता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अब हर तरीके के अलग अलग होते हैं और हर किसी की नेशनल आइडेंटिटी अलग अलग होती है, ठीक है। हर नेशन लेकिन कुछ ना कुछ, अब जो आइडेंटिटी होती है ना, देखो किसी भी व्यक्ति की, वो उसकी जुड़ी हुई होती है पास्ट में जो भी इवेंट हुए हैं। मतलब देखो हम इंडिया के लिए कितने सारी लड़ाइयां लड़ी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, तब जाके हमें उस आइडेंटिटी से प्यार है, वो इंडिया से, मतलब जो इंडिया कहते हैं तो हमें गर्व होता है। ऐसी हर नेशन की अपनी अपनी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। जैसे जर्मन आइडेंटिटी है, ठीक है, वो अपने एक्सप्रेशन से, उनको जर्मन आइडेंटिटी क्या है कि भाई वो जर्मनी से बिलोंग करने वाले लोग, वो अपने आप को जर्मन कहते हैं। तो ये उनकी आइडेंटिटी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। इवन उनके लोगों ने उनके लिए जो भी संघर्ष किए हैं, वो उनके उसमें क्या दिखते हैं, इमोशन में दिखते हैं, ठीक है। अब हम हैं तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाई हमें एक तरीके से हम अलग एक इंडियन है, मतलब हम कितने सारे अलग अलग रिलीजन से हैं, हर तरीके से हैं, लेकिन तब भी हम एक आइडेंटिटी के अंदर जो है वो बंधे हुए हैं। अब अगर इसके बाद, ठीक है, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट, कि भाई क्यों चाहिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वो 4 फंक्शन परफॉर्म करता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी क्या है, ठीक है, सोसाइटी में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर से हमें पता चलता है कि भाई व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी को बताता है। देखो मोस्ट ऑफ द कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है, जिसमें कई आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उसमें किसके बारे में, जो वहां की स्टेट है, मतलब वहां कंट्री है, उसके बारे में बताया जाता है, कैसे वो स्टेट बनी है, क्या नॉर्म्स है, इस तरीके से जो है वो बताया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट होता है जो उस जगह के रूल्स को बताता है, जो मैंने बना, ठीक है। अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीज का, जैसे अगर आप बात करो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूनाइटेड किंगडम है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, वो कोई सिंगल एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बहुत सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स है, कई सारे मिला के, वो सब मिलाकर, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। भाई इंडिया की बात करो तो इंडिया की सिर्फ एक बुक है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पूछेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है और कई सारे डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं साथ में, जिनका फंक्शन क्या है, जिनका फंक्शन है रूल्स बनाना, गवर्नमेंट को चलाना, ठीक है। इस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर रखते हैं। अब हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव होता है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपका पूरा का पूरा कंट्री जो है वो चल रही होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट को पावर देता है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही जो है पूरी कंट्री में जो है वो क्या बना रहता है, स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो मोड ऑफ प्रोमुलेगेशन, कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जानना जरूरी है ना, कि अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, वो 4 फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो हमने एक चीज पढ़ी कि वो आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने कहा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो कई कंट्री में कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। कई कंट्री में एक ही डॉक्यूमेंट होता है, तो इट इज अ डॉक्यूमेंट और अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कब बन के तैयार हुआ, ठीक है। तो इंडिया का अगर मैं बात बता दूं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बने, खत्म हुए, ठीक है। जैसे हम बात करें कि सेंट्रल एशिया में कई सारी कंट्री, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बने, और इनके बनने के बाद बाद में ऐसा लीडर आ गया जिन्होंने बात ही नहीं मानी और कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गए, वहां के खत्म हो गए और वहां पे क्या आ गए, नए तरीके के रूल आ गए, ठीक है। लेकिन इंडिया देखो, अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए और कई सालों से, ठीक है,
वही चीज चली आ रही है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। तो हमारे अगर हम बात करें तो मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूएस कंट्रीज हैं जिनके सबसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि ये पॉपुलर नेशनल मूवमेंट के बाद बने हैं, लोगों के स्ट्रगल्स के बाद ये जो है वो बने हुए हैं। तो अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने ये बनाना, ये किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बॉडी बनी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जैसे इसने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया वैसे ही इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब से बना? दिसंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनना शुरू हुआ था और नवंबर 1949 में बन के क्या हो गया था? ये तैयार हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है बहुत, मतलब अगर हम बात करें 2 साल, ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर, ये हमारा डेज लगाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ है? बन के तैयार हुआ है। तो इसमें हमने हर चीज ऐड करने की कोशिश की, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए स्ट्रगल किया है, हर चीज को हमने यहाँ पर क्या है? दिल से आगे बढ़ाया हुआ है। और मतलब एक एक चीज के भाई पूरे इंडिया में जितने लोग हैं उनको इक्वालिटी मिले, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, हर चीज का हमने यहाँ ध्यान रखा हुआ है। और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बना के जो है वो तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हर सब्जेक्ट पे, मतलब पीपल जो है, अगर हम बात करें तो हर एक सेक्शन, हर एक सोसाइटी का तबका, हर जगह से हमने क्या उठाया? ये कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया। तभी हमने फाइनली डॉक्यूमेंट जो है जिसमें हमारा नेशनल कंसेशन दिखता है, मतलब पूरी जो हमारा नेशन है, पूरा हमारा राष्ट्र है, उसमें सब एक मत होके आए थे कि हाँ भाई हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो some country have subjected their constitution is full-fledged referendum where all people vote on the desirability of the constitution। तो अगर हम बात करें, कुछ कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप बना लेते हैं, कुछ कंट्री लोगों के सामने उसको रखती हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहाँ पे कोई रेफरेंडम नहीं था, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं था कि भाई बस ऐसे ही बना दिया गया। यहाँ हर एक लीडर, हर एक इंसान, मतलब जब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी मीटिंग करती थी ना, वहां हमेशा प्रेस बैठी हुई होती थी और लाइव चलता था सब कुछ। अगर किसी इंसान को, किसी को भी उसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो वो पूछ सकता है। और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ बना है, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अथॉरिटी ऑफ पीपल से बना है, मतलब लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोविजंस देखते हैं। सब्सटेंटिव प्रोविजन मतलब ऐसे प्रोविजन जो यहाँ पर क्या है, मतलब जो हमने लॉ बनाए हुए हैं, मतलब क्या क्या लॉ हमने इसमें बनाए हैं। तो अगर हम एक बात बताएं तो एक हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम एक हॉलमार्क बात करें, मतलब एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो सोसाइटी में हर किसी को क्या दे? हर किसी को यहाँ राइट दे, ठीक है, और हर किसी को एक रीजन दे कि वो उन प्रोविजन के साथ चले। देखो हमारे यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, हर एक धर्म का लोग रहता है, भाई कोई किसी की बात क्यों मानेगा? तो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वही होता है जो सिर्फ मेजॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी की भी सुने। कि भाई हमारे यहाँ अगर 80% हिंदू मेजॉरिटी में है, तो यहाँ पर जो अगर 1% माइनॉरिटी में भी जो कम्युनिटी अगर पारसी है तो उनकी बात भी समझी जाए, तभी तो कोई मानेगा, अदरवाइज कोई कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मानेगा? तो वही है कि भाई ऐसा ना हो कभी के परमानेंट जो मेजॉरिटी में है, मतलब जो बहुत ज्यादा नंबर में है, जो कास्ट या जो रिलीजन, वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे कोई 1% हो, चाहे कोई 2%, स्मॉल ग्रुप तक को हमने क्या दी हुई है? पावर दी हुई है। इसीलिए हर कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है? यहाँ पर मानता है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर को ही सारी पावर दे दी गई, बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन किया गया। मतलब देखो किसी भी सरकार को चलाने के लिए 3 ऑर्गन की जरूरत होती है। जैसे लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या होता है? जो लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव जो लॉ को इंप्लीमेंट करवाते हैं, और जुडिशरी जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। तो लेजिस्लेचर जैसे पार्लियामेंट जो हमारे लिए लॉ बना रही है, हमारे जितने भी एमपीज हैं, एमएलए हैं। एग्जीक्यूटिव जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये कौन है? ये लॉ को इंप्लीमेंट करवाते हैं। और इसके साथ में जुडिशरी जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये लॉ को मेंटेन करती है। तो हमने इनको बैलेंस रखा है। हमने इनको क्या रखा है? इनको हमने हॉरिजॉन्टल रखा है। देखो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं और ये एक दूसरे को क्या करेंगे? चेक एंड बैलेंस। अगर लेजिस्लेचर
कभी कम पड़ता है तो फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इसको देखने के लिए आएगा, अगर जुडिशरी कभी कुछ गलत करता है तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव देखेगा। तो हमारे यहाँ एक बैलेंस डिजाइन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लोगों के लिए, हमारे एक एक ग्रुप के लिए, कि कोई किसी को जो है वो परेशान ना करे। इसीलिए जो पावर है उसका डिवीजन भी हमने बहुत ज्यादा, कि हमने किसी एक सिंगल इंस्टीट्यूशन को पावर यहाँ नहीं दी, किसी एक को मोनोपोली नहीं दी, हमने सभी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को अलग अलग, कि भाई हमने सिर्फ एग्जीक्यूटिव नहीं बनाया कि उन्हीं के पास सारी पावर है तो वो गलत इस्तेमाल कर सकते थे। हमने यहाँ हर किसी को थोड़ी थोड़ी पावर जो है वो दी हुई है, जिससे क्या हो, कोई भी गलत उपयोग जो है वो शक्तियों का यहाँ पर ना कर पाए। और पावर भी हमने कैसे बांटे हुए हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके बीच में बैलेंस है। इसके अलावा भाई ये अगर गलत उपयोग करेंगे तो हमने इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन अलग से बनाया हुआ है, मतलब हर फील्ड में हमने अलग अलग तरीके से पावर को बांटा हुआ है। तो ये इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन से क्या बना रहता है, राइट बैलेंस बना रहता है, इसलिए किसी की एक की भी यहाँ अथॉरिटी नहीं होती। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना बहुत ज्यादा रिजिड है ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ना हम उसको बहुत ज्यादा कह सकते। देखो कोई कोई कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं कि भाई बिल्कुल हर दिन ही लॉ चेंज हो रहे हैं, कभी भी लॉ चेंज हो रहे हैं, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड भी नहीं है कि लॉ चेंज ना हो पाए, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल एक बैलेंस है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या देता है, कोर प्रोवाइड करता है, और इस बैलेंस से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये हमारे साथ साथ जी रहा है, ये हमारे लिए काम कर रहा है। भाई हम इस पे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये लिमिट भी प्रोवाइड करता है, हर किसी के मुद्दे को ये यहाँ पर जी रहा है। आगे वाले चैप्टर्स में हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हमने नेक्स्ट हमारे बात की थी, पहले तो हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन वाई, भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन हाउ, कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कैसे बना कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अगर हम बात करें किसके द्वारा बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली बनाई गई थी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अगर यहाँ पर आप बात करोगे तो उस समय अनडिवाइडेड इंडिया था, 1946 में, हम 1947 में आजाद हुए हैं जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, पर उससे पहले पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, यहाँ बांग्लादेश वाला जो आज है वो भी हमारा हिस्सा था। तो ये अनडिवाइडेड इंडिया में हमने क्या बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ बनाया था। तो जो हमारी फर्स्ट सिटिंग लगी थी उस समय तो भाई इंडिया पाकिस्तान सब एक था। तो कब लगी थी, 9 दिसंबर, कब लगी थी भाई, 9 दिसंबर को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी। और ऐसे ऐसे करते करते हमने क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना शुरू हुआ। लेकिन बीच में ही 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान क्या हो गया था, हमसे अलग हो गया था। तो उसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बांटनी पड़ी, ठीक है। तो जो मेंबर थे वो भी इसके जो है वो बट चुके थे, ठीक है। अब अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन बैठेगा, तो उस समय इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, देखो उस समय क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब देखो जो ब्रिटिशर्स थे ना वो हमारे लिए एक्ट बनाते थे, तो उन्होंने एक लॉ बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके थ्रू 1935 में उन्होंने हमारी जो कंट्री है ना उनके लोगों को क्या दे दिया था, इलेक्शन का मौका दे दिया था, कि ठीक है आप इंडिया में जो है खड़े हो सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो कहां कहां चुनाव लड़ सकते थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई गई थी। जैसे हमारे यहाँ आज स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, जहां पे लॉ बनते हैं वो स्टेट असेंबली होती है। वैसे ही वहां प्रोविंस का मतलब है कि स्टेट, तो स्टेट में लॉ बनाने की असेंबलीज थी। हम आगे इसको समझेंगे, अब इतना आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्या था, यहाँ पे जितने भी मेंबर, जैसे हमने बात करें 5, अगर सपोज दैट 5 प्रोविंशियल असेंबली बनाई गई जहां पर कोई भी इंडियन खड़ा हो सकता है, तो वहां के जो मेंबर्स थे उन्होंने जो है इनडायरेक्टली जो है वो चुना था किसको, जितने भी मेंबर यहाँ पर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी मर्जी से किसी को भी चुन लिया हो, उन्होंने इंडिया के हर एक पार्ट से, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, अगर हम बात करें गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, इवन SC ST OBC हर किसी में से यहाँ पे लीडर को चुना था। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हर कोई यहाँ पे था। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग शुरू हुई, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ, तो हम आगे अभी पढ़ेंगे कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ। तो अब ये देखेंगे कि भाई 90 जो है
1950 मतलब अगर बात करो 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था और 1950 में हमने 26 जनवरी को इसको क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। ठीक है, किस तरीके से हमने इसको लागू किया कि किस तरीके से 26 नवंबर को 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। ठीक है, और 26 जनवरी को 1950 में हमने लागू किया इस तक, और उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बना के 26 नवंबर को जब ने साइन वाइन कर लिए थे 24 जनवरी को, और उसके बाद क्या हो गई, वो यहाँ पर हो गई खत्म। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर थे, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि वो जो असेंबली के मेंबर थे जिन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, उनका चुनाव कैसे किया, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। भाई किसने चुना था, तो इंडिया में उस समय प्रोविंशियल असेंबली में जितने भी इंडियन जो है वो इलेक्ट हुए थे। ठीक है, आज की डेट में इंडिया में एमएलए के चुनाव होते हैं ना, तो उस समय एमएलए के चुनाव कैसे, हर स्टेट के चुनाव, तो उस समय हर प्रोविंस के चुनाव हुआ करते थे। तो इन प्रोविंस में जो जो लोग इंडियन खड़े हुए थे उन्हीं ने क्या चुन लिया था, उन्हीं ने यहाँ पर चुन लिया था सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो किस पे बनी, तो ब्रिटिशर्स ने उस समय कैबिनेट जो है, ब्रिटिश कैबिनेट ने एक कैबिनेट मिशन भेजा था। ठीक है, उनने जो जो रूल्स बनाए थे उसके बेसिस पे जो असेंबली है वो यहाँ पर क्या की गई बेटा, बनाई गई। ठीक है, अब कैसे किसी भी मेंबर को यहाँ पे लिया गया, तो देखा गया कि इंडिया में तो कई सारे लोग हैं, करोड़ों लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे एक स्टेट है उसमें वही 10,000 लोग रहते हैं। ठीक है, एक स्टेट है जहां पर सिर्फ 1,000, मतलब एक प्रोविंस में 1,000 लोग हैं, एक में 10 है, यहां से भी एक इंसान को चुन लेंगे और यहां से भी एक इंसान को चुन लेंगे, तो ये तो अनफेयर हो जाएगा ना। जैसे तुम्हारी क्लास में अगर 15 बच्चे हैं, उनमें से भी एक लीडर है, और एक क्लास में सिर्फ 2 बच्चे हैं, उसमें से भी लीडर, तो ये गलत हो जाएगा ना। एटलीस्ट तुम्हारे क्लास से 3-4 लीडर तो होने चाहिए। तो ये डिसाइड किया गया कि जो भी कि पूरी जितनी भी प्रोविंसेस मतलब स्टेट हैं और जितनी भी प्रिंसली स्टेट है, इसका मतलब क्या है कि उस समय हमारा पूरा इंडिया किस में डिवाइडेड था, 2 पार्ट में। जैसे आज हमारा इंडिया स्टेट और यूटी में डिवाइड है, यूनियन टेरिटरी, उस समय पूरा इंडिया प्रोविंस में डिवाइड था जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में आती थी, और प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था जहां राजा रानियों का रूल था, जैसे ग्वालियर में सिंधियाओं का रूल था। ठीक है, इस तरीके से। तो जितनी भी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट है वहां पे सीट कैसे दी जाएगी, एक सीट दी जाएगी 10 लाख लोगों के। भाई अगर एक एरिया में 10 लाख लोग हो गए तो भले ही वो 4 प्रोविंस मिला के हुए हो, 4 प्रिंसली स्टेट बना के हुए हो, उनको एक सीट दी जाएगी। इस तरीके से सीट जब बांटी गई तो कितनी सीट निकली, तो प्रोविंसेस जो स्टेट थी जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थी वहां से 292 सीट निकली, मतलब 292 मेंबर मिले, और प्रिंसली स्टेट से हर 10 लाख पे कितने मेंबर मिले, 93 यहाँ पे मेंबर मिले। ठीक है, जो सीट थी वो किस में बांटी गई, वो 3 कैटेगरी में बांटी गई थी। एक मुस्लिम्स के लिए अलग कैटेगरी थी, सिख में बांटी गई, और जनरल में बांटी गई पॉपुलेशन के हिसाब से, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से यहाँ पे बांटी गई। तो जो मेंबर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो अपना मतलब जो भी आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी एक अगर हम बात करें कोई भी नेता खड़ा होगा वही अपने यहाँ का एक मेंबर को क्या कर लेगा, चुन लेगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया। ठीक है, जो मेथड था इलेक्शन का वो कैसे होगा कि भाई इलेक्शन का मेथड ऑफ सिलेक्शन अगर प्रिंसली स्टेट के केसेस में जो होगा वो वाज टू बी डिटरमाइंड बाय कंसल्टेशन, वो आपस में जो मतलब कंसल्ट करेंगे और उसके बाद वो डिटरमाइन कर लेंगे। तो अगर सिंपल भाषा में दोबारा इसको समझने की कोशिश करें तो क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा यहाँ पे बनाया गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन बैठेगा, तो पूरे इंडिया जो उस समय जो है 2 पार्ट में डिवाइड था, मतलब आधी थी प्रोविंसेस और आधी थी प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस पे डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिशर्स का था, प्रिंसली स्टेट पे डायरेक्ट कंट्रोल राजा महाराजाओं का था। ठीक है, राजा महाराजा, फिर राजा महाराजा किसके अंडर थे, ब्रिटिशर्स के अंदर थे। अब ये जो प्रोविंसेस थी 1935, क्योंकि भाई इतने सारे आंदोलन चल रहे थे, तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऐसा ब्रिटिशर्स ने बनाया और उसमें हमारे इंडियंस को जो है वहां खड़े होने का मौका दिया। ठीक है, तो ये प्रोविंसेस में चुनाव होते थे, स्टेट असेंबली के चुनाव होते थे और वहां पे लोग खड़े होने लगे। तो जितने भी लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेंगे ना वो इनडायरेक्टली किसके द्वारा चुने जाएंगे इन्हीं मेंबर्स के द्वारा जो हर एक प्रोविंस में हैं। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट मतलब राजा महाराजा अपने हिसाब से मेंबर भेज सकते हैं। तो ये मेंबर बनेंगे कैसे, तो बात की गई कि इंडिया में कई सारी पॉपुलेशन है हर 10 लाख पे। ठीक है, जैसे अगर इस एरिया में 5 लाख लोग हैं, इस एरिया में 5 लाख लोग हैं, तो इस पूरे एरिया मतलब 10 लाख पे एक सीट बनेगी या एक सीट बनेगी। इस तरीके से प्रोविंशियल में जो भी मेंबर थे उन्होंने हर 10 लाख पे एक एक जो है वो इंसान को चुन लिया। तो कितनी सीट बन गई, कितनी सीट भाई यहाँ बनी,
292 सीट यहाँ पे बन गई और हर राजा महाराजाओं ने हर 10 लाख पे सुन लिया तो 93 सीट ये बन गई। तो टोटल अगर कुल मिला के सीट मिले तो कितनी सीट हो गई बताएंगे आप मुझे? टोटल सीट बनेंगे 292 आपकी किसकी थी? प्रोविंसेस में थी और 93 सीट इतने थे। बस आपको इतनी याद रखनी है कि प्रोविंस की सीट कितनी थी और ये किस कैटेगरी पे हुआ? एक जनरल कैटेगरी बनाई गई, एक सिख कैटेगरी, एक मुस्लिम की। भाई इन्हीं तीनों को क्या मिलेगा? मतलब जितने भी हिंदू हैं और सिख और मुस्लिम के अलावा जितने भी लोग हैं वो सब जनरल कैटेगरी के लिए वोट लड़ेंगे। बाकी सिख की अपनी एक सीट होगी और मुस्लिम्स की अपनी होगी। ये मतलब ये रिजर्वेशन हुआ, इस प्रोपोर्शन में सीट यहाँ पर बांटी गई। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो। सिंपल सी हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीटें कैसे रखी गई, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सीटें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट दोनों ने मिलकर यहाँ पे बनाई। ठीक है, प्रोविंसेस से ज्यादा सीट निकली, हर 10 लाख पे ज्यादा से ज्यादा सीट निकली और प्रिंसली स्टेट से कम सीट निकली। ठीक है, अब जब ऐसे सीट बन गई तो फिर क्या हुआ? फिर होता है पार्टीशन। जब इतनी सारी सीटें बन गई तो उसके बाद होता है पार्टीशन। ठीक है, तो पार्टीशन के अंदर, ठीक है, अगर हम बात करें कि जो मेंबर क्या है एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्टीशन अंडर द प्लान 3 जून 1947 में जो भी मेंबर क्या हुए वर इलेक्टेड, जो पाकिस्तान वाले एरिया से इलेक्ट हुए थे, उन सब मेंबर अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। तो भाई देखो पूरे इंडिया से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ना, तो यहाँ से भी एक सीट मिली होगी, यहाँ से भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठा होगा, यहाँ से भी बैठा होगा, यहाँ से, तो यहाँ के लोगों को 3 जून 1947 में क्या कर दिया गया? मना कर दिया गया, अब आप पार्ट नहीं हो। तो जितनी सीट थी वो घटकर कितनी पे आ गई? 299 सीट पे आ गई। तो बस फाइनली फिर जो हमारा आगे का कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कितने लोगों ने बनाया? 299 मेंबर्स ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया। ठीक है, तो कब बन के तैयार हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया। ठीक है, 284 मेंबर उस समय प्रेजेंट थे, तो 24 जनवरी को उन्होंने साइन किया कि 2000 मतलब 1950 में कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। और फाइनली हमारा लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से। तो हम कहते हैं ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बन चुका है भैया, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और लागू हो चुका है, मतलब अब लोगों के लिए नियम कायदे हम मानेंगे। तो 26 जनवरी जो हम मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और इसी दिन से हम सब ने ये जो है मनाना शुरू किया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो बहुत ही ज्यादा दुख वाले एरिया में बना था क्योंकि हमारा पार्टीशन हो चुका था उस समय। ठीक है, लेकिन तब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने इतने प्रेशर में भी इतना शानदार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना के तैयार किया। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ठीक है, उसको भी भाई बहुत ज्यादा सराहना कि भाई उन्होंने भी, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब कि 18 साल से ऊपर के लोग, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों को नहीं चुना था, लेकिन तब भी क्या हुआ था भाई? तब भी जो मेंबर्स थे वो हर जगह से चुने गए थे, ऐसा नहीं था कोई तबका छोड़ दिया गया हो। ठीक है, 28 मेंबर शेड्यूल एससी थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर कांग्रेस, सबसे ज्यादा सीट अगर हम बात करें कांग्रेस की थी, लेकिन हर किसी के मुद्दे यहाँ पर सुने जाते थे क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी तो सबसे ज्यादा लोग भी कांग्रेस के थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस की सुनी जाती थी, हर किसी के मुद्दे, हर किसी की चीज इसमें सुनी जाती थी। सब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। देखो यहाँ पे अगर हम असेंबली की बात करें तो यहाँ पर कई सारे लोग थे जिनके कई सारे मत थे, हर मेंबर जो है वो उसका अपना मत था और ऐसा नहीं इनके बीच में क्लैश नहीं हुए हो, लेकिन उन्होंने तब भी डिस्कशन से जो भी अच्छा था कंट्री के लिए उस चीज को यहाँ पे अडॉप्ट किया और उस चीज के हिसाब से, ठीक है, हर एक इंसान ने, मतलब ईच मेंबर डिलिब्रेटेड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी डिस्कशन किए गए वो सब कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर ही किए गए। मतलब इंटरेस्ट ऑफ अ होल नेशन, अपने इंटरेस्टों को अलग रखकर सिर्फ नेशन के बारे में यहाँ पे क्या किया? सोचा गया। ठीक है, तो अगर अब बात करें तो हर किसी के जो अगर सिस्टम में, हर किसी के मत में एक अलग ही अगर डिसएग्रीमेंट भी था, ठीक है, तो अपने इंटरेस्ट के लिए भी लोगों ने काम किया, लेकिन बहुत कम ऐसे अगर डिसएग्रीमेंट थे जो सामने आए, ठीक है, जिन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए बात रखी। अदरवाइज यहाँ पे हर किसी मेंबर ने सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ और सिर्फ कंट्री के बारे में सोचा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरी इशू दैट लाई एट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट वाज डिस्कस्ड विद द ग्रेट सोफिस्टिकेशन, कि जो भी स्टेट के लिए जो भी इशू हमारे यहाँ पर फाउंडेशन में था उस सब को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया। ठीक है,
ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। हर कोई, मतलब अगर हम बात करें सिर्फ एक ही ऐसा प्रोविजन था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे लॉ, इतने सारे नियम कायदे बनाए गए, एक ही ऐसा जो प्रोविजन इसमें था जिसमें कोई डिबेट बहस नहीं हुई, जो था यूनिवर्सल सफरेज, मतलब हर जो अडल्ट है उसको वोट देने का अधिकार होगा, वो किसी कास्ट का भी हो, चाहे रिलीजन का हो, किसी भी तरीके का हो, उसके अलावा उसको वोट देने का अधिकार होगा अगर वो अडल्ट है। इस पे कोई डिबेट मुद्दा नहीं हो, अदरवाइज हर डिस्कशन फंडामेंटल राइट से लेके हर चीज के ऊपर एक एक डिस्कशन हुआ है, किसी का मत सेम नहीं था, लेकिन सब ने एट लास्ट किसकी सोची, कंट्री के बारे में सोचा, ठीक है। इवन अगर हम बात करें तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है, जो रूल है, वो उसके मेंबर, वो हम पब्लिक से ही तो है, इसीलिए हर चीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया गया कि भाई बाद में कोई चीज गलत ना हो। हमारी कंट्री जो है बड़े समय के बाद आजाद हुई है, तो हर किसी ऐसा नहीं हो कि भाई कोई भी फैसला गलत हो जाए, इसलिए हम अपने इंटरेस्ट को लेके काम करेंगे नहीं। उस समय के लीडर्स बहुत महान थे, हर चीज को सोच समझ के यहाँ पर क्या किया, काम किया, हर चीज पर डिबेट हुई, उसके बाद हर एक क्लॉज को बनाया गया, हर किसी लोगों के बारे में समझ के, इवन हर जगहों से, हर किसी अगर हम बात करें तो कंट्री की हिस्ट्री को यहाँ पर रख के किया गया। अब प्रोसीजर कैसे भाई पूरा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बना, तो प्रेसिडेंट, उस समय अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे थे, और जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा, जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगा, वो कौन है, यहाँ पर बी.आर. अम्बेडकर आपको दिख रहे हैं। तो अगर हम बात करें प्रोसीजर क्या था, द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वाज एम्फेसिस इन मुंडेन प्रोसीजर, कि भाई पब्लिक रीजन में हर चीज पे क्या होना चाहिए, हर चीज पब्लिक के हिसाब से होनी चाहिए, हर चीज पर डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, हर चीज को जो है वो ढंग से देखा जाना चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रख के कि भाई कोई चीज कहीं गलत ना हो जाए। इसीलिए हर काम को यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 8 कमेटीज में बांट दिया गया था, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट अलग है स्कूल में, कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग है, हर किसी, अकाउंटिंग अलग है, भाई सबका काम अलग अलग है, वैसे ही हर किसी चीज को लेकर के भाई कभी भी भाई गलत नहीं होना चाहिए कोई भी चीज, तो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 8 जो है वो कमेटीज में बट गई, और हर एक कमेटी का एक लीडर, जो महान लीडर था, वो क्या होता था भाई, उसका हेड था। जैसे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, ये सब एक एक कमेटी के जो है वो हेड थे, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे के मत में जीवन में कभी अग्री नहीं हुए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए देख रहे हो सब साथ में आए हैं, ठीक है। तो जैसे बात करें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कांग्रेस और गांधी से, मतलब इनके हमेशा से क्या रहे हैं कि भाई शेड्यूल कास्ट को लेके बहुत ज्यादा विचार अलग रहे हैं, ठीक है, टसल रही हैं। पटेल और नेहरू जी भी हमेशा डिसएग्री रहे, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात थी तो ये सब साथ में आए, ठीक है। हर कमेटी ने क्या की, यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हर कमेटी ने एक एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक पार्ट जो है वो उसके लिए रिसर्च किया है, डिबेट किया है असेंबली में, और एक एक चीज को बनाया है, ठीक है। एक ऐसा अटेम्प्ट बनाया गया कि भाई, एक ऐसा कि भाई हर कोई डिबेट करके एक मुद्दे पे आए, तभी जाके कोई भी संविधान में कोई भी चीज जो है वो क्या की जाएगी, डाली जाएगी। इस तरीके से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ बनाया, और फाइनली असेंबली जो है वो 166 डेज, मतलब कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में 166 डेज ये असेंबली बैठी। बाकी के दिन ये रिसर्च करते थे, और उसके बाद फिर एक दिन बैठते थे जिसपे डिबेट चलती थी कि भाई ये टॉपिक को हम सोच रहे हैं रखेंगे, जिसपे इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया, और उसके बाद उस टॉपिक को बनाने का यहाँ पे सोचते थे, ठीक है। अब तो यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, तो व्हाई मतलब क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, क्योंकि वो बेसिक रूल देता है, हमने फंक्शंस पढ़े। हाउ कैसे बना वो भी हमने पढ़ा, कितना समय लगा, ठीक है, कब बन के तैयार हो गया, ठीक है, कब से बनना शुरू हुआ, 9 दिसंबर से बनना शुरू हुआ 1946, कब बन के तैयार हो गया, तो एक तरीके से 26 जनवरी 1950 में बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द सक्सेसफुल है, क्यों, क्योंकि हमने हमारे नेशनल मूवमेंट से सीख लिया, हमारे जितने भी नेशनल मूवमेंट हुए हैं उनसे हमने यहाँ पे सीख लिया कि भाई हमारे जो नेता हैं, हमारे जो लीडर्स थे बड़े बड़े, उन्होंने अपनी जान गंवाई है, पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी, ठीक है, इतना लॉन्ग स्ट्रगल था। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक एक बात का यहाँ पे ध्यान दिया। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितने भी आधार हैं, वो सब हमारे नेशनल मूवमेंट जो है उसके बेसिस पे बनाए, ठीक है। ये बहुत समय तक हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, हर चीज पे डिबेट हुई, जो जो चीजें हमारे लोगों ने फेस की हैं उन सब चीजों को क्या किया गया, उन सब चीजों पे ध्यान दिया गया, इनइक्वालिटी से लेके हर चीज का आंसर निकाला और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। अगर हम बात करें तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, अब देखो ठीक है, सब लोग बैठ तो गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, भाई क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए, लेकिन किसी के पास एक रोड मैप नहीं होगा, चलना कहाँ है, तब
आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके से ब्लू प्रिंट ऑफ है भाई, ब्लू प्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के भाई कॉन्स्टिट्यूशन किन चीजों में बनेगा। ऐसे तो हम किसी भी, बस दुनिया में सैकड़ों चीजें जिन पर लॉ बन जाएंगे, पर एक फ्रेमवर्क सेट करना, एक पूरा दायरा सेट करना, वो दायरा किसने सेट किया है, तो वो दायरा यहाँ पे सेट किया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, कैसे किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू, कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, जवाहरलाल नेहरू ने जो एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, वो जो एम है कि भाई इसी दायरे पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, वो यहाँ पे लाया गया। तो भाई क्या है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ब्लू प्रिंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई एक रिजोल्यूशन जो एम ऑफ असेंबली, कि भाई असेंबली किस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। 1946 में जवाहरलाल नेहरू के थ्रू दिया गया कि जो एस्पिरेशन होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस बेसिस पे यहाँ पे बनाया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रखा जाएगा, जैसे कि इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सोवेरेनिटी मतलब कि कोई हमारे ऊपर नहीं होगा, एक कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी होगी हमारी, रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब इस दायरे के हमें बाहर नहीं जाना, ये दायरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। बाद में ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हमारा जो इंट्रोडक्शन है ना कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, उसमें हमने डाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, तो इस तरीके से हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस को अरेंज किया गया, हमारी गवर्नमेंट को अरेंज किया गया कि भाई कोई किसी को भी जो है ओवर पावर नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगा कि हमने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ठीक है, हमारा पूरा फेडरल स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाया। आगे हम एक एक चीज को पढ़ेंगे भाई कैसे स्ट्रक्चर हमने क्या क्या बनाया हुआ है, हम सारी चीजों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के तैयार हो गया। उसके बाद ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपीड है, कॉपीड है, कॉपीड है। देखो कॉपीड कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम कोई चीज एक अच्छी बनाने जाते हैं ना, देखो अगर आपको कोई पसंद है और आप उसके विचारों को फॉलो करते हो, या आपको वो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि भाई ये चीज इसकी फॉलो करनी चाहिए, या हमें दूसरों की गलतियों से सीखनी चाहिए, बस वही हमने किया। हमारे लीडर्स ने दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उन सबको देखा और वहां से सीखने की कोशिश करी, भाई यहाँ से ये चीज ले सकते हैं, वहां से ये। तो बहुत सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज हैं वो हमने कई कंट्री से लिए हैं। जैसे अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया हुआ है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये क्या होता है भाई, कि भाई हमारे यहाँ पे जो वोटिंग का मेथड चलता है, आगे चल के हम ये पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ जिस तरीके से चुनाव होते हैं ना वो किसके थ्रू होते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, वो हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट होगा, ये हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। रूल ऑफ लॉ, कि भाई लॉ सबसे ऊपर होगा, आइडिया ऑफ लॉ, ये हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। ठीक है, स्पीकर जो हमारे यहाँ जो लोकसभा होते हैं ना उसमें जो मतलब जो आपका स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है, जो पूरी की पूरी देखता है कि भाई ढंग से मीटिंग हो रही है नहीं हो रही, वो हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर हमने ब्रिटेन से लिया। वैसे ही जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है वो हमने कहाँ से इंस्पिरेशन ली है, वो हमने यूएसए से ली हुई है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की पावर, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जुडिशरी का रोल, कि भाई अगर कोई लॉ कुछ गलत हो रहा है तो जुडिशरी वहां पर आके उस चीज को रिव्यू कर सकती है, वो हमने यूएस से लिया हुआ है। कनाडा से हमने क्वाज़ी फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम लिया हुआ है, रेसिडुअल पावर का सिस्टम लिया हुआ है, ये आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लिया हुआ है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपीज ली हुई है। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। तो बिल्कुल इजी वे में पढ़ना है आपको, आगे चल के आपको ये सब चीजें क्लियर होती हुई जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।